आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल स्टील ग्रेड के बारे में जो डाई एंड मोल्ड इंडस्ट्री का बैकबोन मानी जाती है। इसको बोलते हैं SKD11 टूल स्टील। अगर आप डाई फेलियर, पंच वियर, क्रैकिंग या शॉर्ट टूल लाइफ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आज का वीडियो ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। SKD11 क्या होती है, इसका जो मेटलर्जिकल व्यू है वो समझना जरूरी। SKD11 ना एक हाई कार्बन हाई क्रोमियम कोल्ड वर्क टूल स्टील है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक्सट्रीम वियर रेजिस्टेंस और लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए जाना जाता है। इसमें हाई क्रोमियम कार्बाइड फॉर्मेशन होती है जो इस स्टील को अब्रेसिव वियर के अगेंस्ट एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस बनाती है। मतलब कि इसमें जो है वियर की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती है, यानी कि जल्दी वियर आउट नहीं होगी। इस स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर मार्टेनसाइटिक मैट्रिक्स को प्लस क्रोमियम कार्बाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो इसकी हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। अब हार्डनेस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इसकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब देखो इसकी थोड़ी सी ना डेवलपमेंट हिस्ट्री बता देता हूं आपको। SKD11 जो ना एक स्पेशल ग्रेड अलॉय स्टील है। SKD11 का जो डेवलपमेंट हुआ है ना वो इंडिया में नहीं हुआ है। पहले ये जापान में JIS स्टैंडर्ड के अंडर में हुआ है, वो भी हाई प्रिसीजन टूलिंग के लिए। ये वही स्टील फैमिली है जो अमेरिका में D2, जर्मनी में 1.2379 और यूरोप में X153 क्रोमियम मोलिब्डेनम V12 के नाम से जानी जाती है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूं। SKD11 में ना हाई कार्बन कंटेंट मार्टेनसाइटिक हार्डनेस को इंक्रीज करता है। क्रोमियम इसमें 12% होने की वजह से हार्ड क्रोमियम कार्बाइड बनते हैं जो कटिंग एजेस को लॉन्ग टूल लाइफ और शार्प रखते हैं। मोलिब्डेनम क्या करता है, टफनेस इंप्रूव करता है और टेम्पर जो है वो इसका जो है बढ़ा देता है, टेम्पर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। वेनेडियम क्या करता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को जो है डेवलप करता है जिससे वियर रेजिस्टेंस और फटीग स्ट्रेंथ जो है दोनों इंप्रूव होती है। यही रीजन है कि भाई ये जो SKD11 है वो इजीली मिलती नहीं है। SKD11 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ही हाई होती है जो हैवी लोड स्टैंपिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन में ना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। ठीक है, इसकी थर्मल सॉफ्टनिंग रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है जिससे कटिंग एज जो है टेम्परेचर में भी स्टेबल इसके जो है रहते हैं। मतलब कि जब आप कटिंग करते हो ना, कटिंग डाइज बनाते तो उसमें एजेस को जो रिटेंशन लाइफ मिलती है वो बढ़िया मिलती है। इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, इसकी सबसे अच्छी चीज है कि भाई इसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी है। मतलब कि मल्टी स्टेज टेम्परिंग के बाद और बेटर जो है इसका रिजल्ट मिलता है। मतलब कि आप इसको प्रिसीजन टूलिंग के लिए जो है बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हो। आप जो है शीट मेटल कटिंग में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। SKD11 का सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो हाई वॉल्यूम ब्लैंकिंग डाइज में बनाने में होता है। प्रोग्रेसिव स्टैंपिंग डाइज होती हैं उनको बनाने में होता है। कोल्ड फॉर्जिंग डाइज को बनाने में होता है। डीप ड्राइंग जो डाइज होती हैं वहां बनाने में काम आता है। पाउडर मेटलर्जी की जो डाई होती है उनको बनाने आता है। फाइन ब्लैंकिंग टूल्स बनाने में आता है और स्लिटिंग जो नाइफ्स होते हैं चाकू उनको बनाने के लिए बढ़िया रहता है। थ्रेड रोलिंग डाइज बना सकते हो, पंच बना सकते हो, बुशिंग्स बना सकते हो। शीट मेटल और प्रेस टूल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ये मटेरियल है, क्योंकि ये स्पेशल ग्रेड है भाई। कोल्ड एक्सट्रूशन टूलिंग के लिए ना ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और बहुत लोग पूछते भी रहते हैं कि हमें हमारी जो डाई है उसकी लाइफ नहीं मिल रही है, तो आप SKD11 को एक बार ट्राई करो। SKD11 का जो हीट ट्रीटमेंट है ना बहुत ही क्रिटिकल होता है, वो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, ये आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने इसको इम्प्रॉपर साइकिल के साथ में इसको हीट ट्रीटमेंट दिया तो क्रैक भी पड़ सकता है। ठीक है, प्रॉपर ऑस्टेनाइजिंग से लेकर कार्बाइडिंग जो है वो सब कुछ जो है आपको जापान के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये डेवलप हुआ जो स्टील है वो JIS स्टैंडर्ड के अंदर डेवलप हुआ है। बट इसके जो रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट जब बाहर से मशीन हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां से ये जो स्टील है वो मिलता। तो ये जो ग्रेड है इसका जो लाइफ है वो आप नॉर्मल जो डाई की स्टील होती है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा मिलता है। इसकी वियर रेजिस्टेंस की वजह से जो है रीग्राइंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बहुत ही कम होती है। मतलब आप बहुत आराम से इसको लंबे टाइम के लिए चला सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी जो कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या है, SKD11 ना हाई हार्डनेस स्टील है, इसीलिए इसकी इंपैक्ट टफनेस जो है बहुत ही लिमिटेड होती है। और हाई शॉक लोडिंग एप्लीकेशन में ये H13 या S7 जैसे स्टील से क्या करता है, थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप कोल्ड वर्क या वियर डोमिनेंट ऑपरेशन में SKD11 को जो है यूज करते हो तो इसका रिजल्ट शॉकिंग मिलेगा। इसको हराना बहुत मुश्किल है। ठीक, हॉट वर्क और हाई इंपैक्ट कंडीशन में H13 सुपीरियर चॉइस होती है, लेकिन SKD भी यहां पर जो है थोड़ा सा ही 19 मिलेगा आपको। ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप प्रिसीजन टूलिंग, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन और लॉन्ग टूल लाइफ चाहते हो तो आप SKD11 को ना एक बार ट्राई जरूर करो। ये मेरा एक प्रूवन एक्सपीरियंस है कि SKD11 का जो रिजल्ट्स है वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। और इंपोर्टेड जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो है ये डाई मटेरियल आपको स्पेसिफिकेशन में देते हैं जापान। ठीक, बाकी देखो मेरा काम है आपको बताना है कि कौन सा स्टील ग्रेड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको देखना है कि आपको कैसे जो है यूटिलाइज करना है अपने सोर्सेज को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।